हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप्स आप सब लोग बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बढ़िया हूँ। आई एम सीए हर्ष मिजाउदिया। आई हैव क्वालिफाइड माय सीए फाइनल एग्जाम्स इन नवंबर 2022 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं एसए 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। एसए 210 है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 210, जो कि बात करता है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है। और ये एक चैप्टर है एथिक्स इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो देयर आर 4 पार्ट्स इन दिस चैप्टर। सबसे पहला है एथिक्स, सेकंड है एसए 210, थर्ड इज एसक्यूसी 1 एंड फोर्थ इज एसए 220। ठीक है। अपन इस वीडियो में स्पेसिफिकली एसए 210 की बात करेंगे। प्रोफेशनल एथिक्स के लिए मैं स्पेसिफिकली एक वीडियो बना चुका हूँ। डिटेल्ड रिवीजन वीडियो भी अवेलेबल है, डिटेल्ड वीडियो भी अवेलेबल है ऑन यूट्यूब ऑन माय चैनल। ठीक है। इस वीडियो में स्पेसिफिक एसए 210 की बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एसए 210, ठीक है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मैंने 2 पार्ट्स और इसके पेंडिंग हैं, जिसके वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ। एसक्यूसी 1 स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल एंड एसए 220। ठीक है। एसए 210 क्या बोलता है? ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है एसए 210 का? तो मेरी बुक की कुछ खास बात मैं आपको बता देता हूँ। ये बुक पूरी मॉड्यूल का रेप्लिका है। मॉड्यूल का पूरा कंटेंट एज इट इज मैंने अपनी बुक में डाला है, एक्सेप्ट जो फॉन्ट फॉन्ट आपको अलग दिख रहा होगा, इमेजेस दिख रही होगी, ये मॉड्यूल में आपको जनरली देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग बनाया है। मैंने आपके लिए अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें डाली है, जिसमें आपको दिखेगा कि जो टॉपिक है ऊपर का, उस टॉपिक को समराइज करके मैंने अंडरस्टैंडिंग डाली है, बोल्ड करे हैं वर्ड्स। ठीक है। इस ये बुक ऐसी नहीं है कि जहां पर आपको ऐसा ये बुक ऐसी नहीं है जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि कंटेंट शॉर्ट पड़ रहा है, आपको एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जाम में बोल्ड वर्ड्स लिख के आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी बोल्ड किया हुआ है। इन वर्ड्स को आप याद करो, इन वर्ड्स को आप एग्जाम में लिख के आओ, आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसए 210, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले अपन इन वर्ड्स को समझते हैं। ऑडिट एंगेजमेंट मतलब अश्योरेंस एंगेजमेंट। ऑडिटर अपने क्लाइंट्स के साथ, ऑडिटर मतलब आप ऑडिटर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे कुछ साल बाद, तब आप किसी फर्म का ऑडिट करोगे। ठीक है, अगर आपने आपकी प्रैक्टिसिंग फर्म खोली, तो आप किसी कंपनी का, किसी फर्म का, किसी भी बिजनेसमैन का ऑडिट करोगे। तो आपके साथ उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, उनका एक एग्रीमेंट बनना चाहिए, एक एंगेजमेंट लेटर बनना चाहिए, जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो उसके लिए आईसीआई ने ये स्टैंडर्ड बनाया है, एसए 210, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 210। ठीक है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी होती है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर की, उस पे एग्री करना मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी और ऑडिटर, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं, एक एक करके एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इस बुक में आपको बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगी कि आपके लिए मैंने बहुत सारे निमोनिक्स बनाए, जिससे जहां पर भी आपको पॉइंटर्स वगैरह चीजें मिलेगी, वहां पर आपके लिए याद करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक जरूर रहेगी। ठीक है, तो ऐसी ट्रिक्स मैं भी बनाता था। मैं भी आपके जैसा स्टूडेंट था कुछ साल पहले। मैं भी वो ट्रिक्स एंड टिप्स बनाकर ही मैं पास हुआ हूँ। और ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको चीजें रटनी पड़ती है। समझो चीजों को अच्छे, समझाने के लिए हम बैठे हैं। ठीक है, तो चीजें समझोगे, उसके बाद रटोगे, उसके बाद आप लिख कर आओगे, तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो रहेगा ना, उसकी अपन अंडरस्टैंडिंग पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग जो मैंने नीचे लिखी है उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन मॉड्यूल की लैंग्वेज को पढ़ेंगे, तब जाके अपने को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ऑडिटर को ऑडिट एंगेजमेंट तभी एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको ऑडिट एंगेजमेंट को तभी एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है जब प्री कंडीशंस टू ऑडिट डिसाइडेड है एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट पर ऑडिटर और मैनेजमेंट की कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो कब एक्सेप्ट करना है? जब प्री कंडीशंस मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस एग्जिस्ट करती है। क्या प्री कंडीशंस है वो अपन आगे बात करेंगे, क्या क्या प्री कंडीशंस होती है। एंड ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, जहां जहां पर भी मैनेजमेंट वर्ड यूज होगा, उसके साथ साथ दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस वर्ड लिख कर आना। ठीक है, TCWG, दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस, अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एसए 210 डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस, TCWG। ठीक है, तो मैंने मेरी बुक में मैनेजमेंट को एमजीटी लिखा है, दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस को TCWG लिखा है। ठीक है, दिस इंक्लूड्स एस्टेब्लिशिंग सर्टेन प्री कंडीशंस टू ऑडिट। ठीक है, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, तो ऑडिट जब आप करने जाओगे उसके लिए, उसके पहले कुछ प्री कंडीशंस डिसाइड होनी चाहिए। वो प्री कंडीशंस क्या होगी, वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आपको नीचे दिख रहा होगा प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। ठीक है, अपन ने अंडरस्टैंडिंग में पढ़ा था एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू एंड ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, तो ऑडिट एंगेजमेंट को कब एक्सेप्ट और कब कंटिन्यू करना है? व्हेन व्हेन
द बेसिस अपॉन विच इट इज टू बी परफॉर्म्ड हैज बीन एग्रीड। ठीक है, तो किस बेसिस पर ऑडिट परफॉर्म होने वाला है, ऑडिट के क्या बेसिस है, क्यों ऑडिट हो रहा है, और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो अगर एग्री हो जाते हैं, कैसे एग्री होंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, has been agreed through establishing whether preconditions for an audit are present। ठीक है, बोल्ड किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख कर आना। ठीक है, एस्टेब्लिश करना whether preconditions to an audit, preconditions for an audit, terms and conditions for an audit exist करती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, दो पॉइंट्स है, सबसे पहला प्रीकंडीशन, सेकंड इज कंफर्मिंग देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस के साथ ऑडिटर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उस पर कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, जो भी टर्म्स है उसके उस पर वो दोनों समझ गए हैं, वो दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है, विल परफॉर्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे और आप भी निभाना। ठीक है, तो दो बातें हैं इंपॉर्टेंट, सबसे पहला प्री कंडीशंस एग्जिस्ट होनी चाहिए, दूसरी बात देयर शुड बी कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग में अपन ने यही पढ़ा था, ऑडिटर को ऑडिट एंगेजमेंट तभी एक्सेप्ट करना है, तभी कंटिन्यू करना है जब प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करती है एंड टर्म्स एंड कंडीशंस पर मैनेजमेंट और ऑडिटर की कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, टिप टिप मैंने लिखी हुई है, रिमेंबर बोल्डेड वर्ड्स। इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आगे आने वाले टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। प्री कंडीशंस, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑडिट की टर्म्स एंड कंडीशंस। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर होता क्या है, एंगेजमेंट लेटर क्यों इशू करना होता है, वो अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, उसकी प्री कंडीशंस होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। तो अपन इस टॉपिक में जो समझने वाले हैं वो ये है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में होगी। एज पर ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन। आपको इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आपको दिखे, हर हर स्टैंडर्ड में आपको ये चीज फॉलो करनी है कि आपको स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है कि आपको उस ऐसे का नाम लिखना है, उस ऐसे का नंबर लिखना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एज पर ऐसे 210, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे ही लिखकर आना। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, आपने ऐसे का नाम लिखा, ऐसे का नंबर लिखा, तो आपको 100%, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको एक मार्क्स उस क्वेश्चन में जरूर मिलेगा। मार्किंग स्कीम ऐसी होती है जिसमें ऐसा लिखा होता है मार्किंग स्कीम में कि अगर ऐसे का नाम लिखा हुआ है, ऐसे का नंबर लिखा हुआ है, तो आपको एक मार्क्स तो यूं ही मिल जाएगा। ठीक है, मतलब बाकी का आंसर आप भले ना लिखो, भले आपके मन से लिख दो, पर एक मार्क्स तो आपको ऐसे का नाम और उसका नंबर लिखने को मिलेगा। तो इसलिए ऐसे का नाम और ऐसे का नंबर याद करना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, प्री कंडीशंस क्या होती है, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट में बी डिफाइंड एज, प्री कंडीशंस क्या होती है, द यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, ये क्या होता है टर्म समझेंगे समझेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को अप्लाई किया है व्हाइल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करना होता है आपकी एनुअल रिपोर्ट में। ठीक है, आपके एनुअल रिपोर्ट में करना होता है, जो भी ऑडिट रिपोर्ट रहेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना जरूरी है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनेंगे वो किस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनेंगे, तो फ्रेमवर्क होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में जो अप्लाई होते हैं वो दो होते हैं, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं और एक होते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो जो बड़ी कंपनीज होती है जिनके नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा होती है, या फिर जो कंपनीज जिनका जो लिस्टेड कंपनीज है, लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, तो उन कंपनीज को अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो इंड एस के अकॉर्डिंग बनाने पड़ते हैं। और इनके अलावा जो भी कंपनीज हैं उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एएस के अकॉर्डिंग बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा और भी फ्रेमवर्क होते हैं, आईएफआरएस जो ग्लोबली एक्सेप्टेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, आईएफआरएस का ही रेप्लिका है इंड एस। ठीक है, तो उन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है, तो मैनेजमेंट ने क्या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो उस पर एप्लीकेबल था वो अप्लाई किया है कि व्हाइल प्रिपेयरिंग दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो प्री कंडीशंस क्या बोलती है, द यूज बाय मैनेजमेंट ने यूज किया है क्या, एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड agreeing agreement of management to those charged with the governance to the premise on which audit is to be conducted। ठीक है, तो ऑडिट होने वाला है, ऑडिट क्या होने वाला है, ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, किस टाइप की ऑडिट एंगेजमेंट है, वो उस पे मैनेजमेंट और दो चार्ज द गवर्नेंस एग्री हो गया है कि किस प्रीमाइस पे ऑडिट होने वाला है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट बातें, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट में भी डिफाइंड एज द यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क व्हाइल प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे उनको एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनाना है। एंड एग्रीमेंट हो जाता है मैनेजमेंट एंड दो चार्ज द गवर्नेंस टू द प्रीमाइस ऑन विच ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है
इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश वेदर प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट, ठीक है, अगर आपको एस्टेब्लिश करना है, अगर आपको कंफर्म करना है कि प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है, तो ऑडिटर कैसे कंफर्म करेगा? ऑडिटर शाल, ऑडिटर को डिटरमाइन करना है, ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना है, इवैल्यूएट करना है कि क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है। ठीक है, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे दिए, मैनेजमेंट ने बता दिया असेट्स लायबिलिटीज कितनी है, रेवेन्यू कितना है, अपनी जो एक्सपेंसेस कितने हैं, नेट प्रॉफिट कितना है, सब कुछ बना के दे दिया जो मैनेजमेंट है उन्होंने। पर क्या जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो मैनेजमेंट ने लगाया, क्या वो एक्सेप्टेबल है? अगर वो नहीं है तो प्रीकंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, अगर वो एक्सेप्टेबल है तो प्रीकंडीशंस एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो पहली प्रीकंडीशन बोलती है कि डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आर इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, एंड ऑब्टेन एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एग्रीमेंट ऑब्टेन करो। किस बात पे एग्रीमेंट लो मैनेजमेंट का? कि मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएगी। ठीक है, तो मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो मैनेजमेंट से एग्रीमेंट लेना है। वो एग्रीमेंट क्या होगा, अपन टर्म्स एंड कंडीशंस आगे पढ़ेंगे कि किस टाइप का एग्रीमेंट होता है, उसका एग्जांपल भी मैंने दिया हुआ है, मॉड्यूल से ही एग्जांपल लिया है, पर आपको किसी भी चीज मॉड्यूल से कोई कमी नहीं लगेगी इस बुक में। ठीक है, तो ऑब्टेन एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की? तो मैनेजमेंट की तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीन मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सबसे पहली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग फेयर प्रेजेंटेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो कि अपन ने भी बात करी, या तो इंड एस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया है, या फिर एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या फिर आईएफआरएस, जो भी अगर फॉरेन कंपनी है तो उन पे आईएफआरएस अप्लाई होगा, तो उस अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है, इंक्लूडिंग फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या होता है? जहां पर भी मैनेजमेंट को लगता है कि उसके इन्वेस्टर्स के लिए, उसके इंटेंडेड यूजर्स के लिए क्या क्या प्रेजेंट करना फेयरली रहेगा, ठीक है, उन लोगों के लिए क्या सही रहेगा। मैनेजमेंट का कुछ ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो फॉर्मेट है, वो उसमें उस खर्चे के लिए, उस एक्सपेंस के लिए कोई अलग से हेड ही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सपेंस, तो एक कंपनी है जिसका मेन काम है प्रोडक्ट पे रिसर्च करना। ठीक है, वो कंपनी का एक रिसर्च सेंटर है जिसपे वो रिसर्च करती है, उसका रिसर्च का बहुत सारा खर्चा होता है। वो कंपनी के रिसर्च के दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, एक कैपिटलाइज हो जाता है बैलेंस शीट में जाके, और एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एज ए एक्सपेंस दिखता है। ठीक है, तो जो हेड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, वो हेड ऐसे होते हैं कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर अदर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो अब इसमें कहीं प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सपेंस तो आया नहीं, हो जाएगा अदर्स में। ठीक है, पर मैनेजमेंट को अगर ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सपेंस जो की है बहुत मेजर एक्सपेंस है उस कंपनी का, और जो कि इंपॉर्टेंट है अपने इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए, तो उस जगह ये कंपनी अलग से एक हेड लिख सकती है बिलो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, या फिर अदर कहीं पे भी एक हेड इंसर्ट कर सकती है जो कि वो रहेगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सपेंस। ठीक है, ताकि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फेयरली प्रेजेंट कर पाए। ठीक है, तो मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग फेयर प्रेजेंटेशन। ठीक है, जहां पर भी रेलेवेंट लगता है। ओके, फॉर इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब होता है वो कंट्रोल्स, फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए वो कंट्रोल्स जहां जिसकी वजह से कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गलती ना रह जाए। ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं। फॉर सच इंटरनल कंट्रोल्स मैनेजमेंट कंसिडर्स नेसेसरी, मैनेजमेंट को जो जरूरी लगते हैं, टू एनेबल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ भी मटेरियल, कुछ भी बड़े अमाउंट की कुछ गलती ना रह जाए, कुछ बड़े अमाउंट की गलती ना रह जाए, कुछ फ्रॉड ना हो जाए, कुछ एरर ना हो जाए, कुछ गलती ना हो, या फिर किसी ने कुछ फ्रॉड ना कर दे, कोई कुछ फ्रॉड ना कर दे, इसलिए मैनेजमेंट ने जरूरी जो भी इंपॉर्टेंट इंटरनल कंट्रोल्स है, फाइनेंशियल रिलेटेड, नॉन फाइनेंशियल रिलेटेड, वो इंटरनल कंट्रोल्स मैनेजमेंट ने लगाए हुए हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। दूसरी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल्स लगाना। एंड तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोवाइड द ऑडिटर, ऑडिटर को प्रोवाइड करना विद, ऑडिटर को क्या चीज प्रोवाइड करना? ऑडिटर को एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन दैट इज रेलेवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर मैटर्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट को ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है जो भी उसको ऑडिट करने के लिए रेलेवेंट है, एंड जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर मांगता है, ठीक है, ऑडिटर जो रिक्वेस्ट करता है वो इंफॉर्मेशन भी ऑडिटर को मैनेजमेंट को प्रोवाइड करनी है।
एस ऑडिटर में रिक्वेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, जो भी उसको ऑडिट करने के लिए जरूरी लगती है, एंड अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन्स विद इन द एंटिटी, ठीक है, फ्रॉम हूम ऑडिटर डिटरमाइंस इट नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। अब ऑडिटर जो है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको कुछ प्रॉब्लम लगेगी तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा, उसको कंपनी के लोगों से बात करनी पड़ेगी, तो मैनेजमेंट को उसको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करना है टू द पर्सन्स विद इन एंटिटी जहां पर भी उसको जरूरत लगे, ठीक है। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑडिटर को क्या तीन चीजें प्रोवाइड करनी है, ए एक्सेस, ठीक है, तीन ए प्रोवाइड करना है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एडिशनल, एक तो तीन चीजें प्रोवाइड करनी है, अलग तरीके से याद करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करना है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और एक्सेस प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो अपन ने एग्रीमेंट मतलब मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल्स अप्लाई करने की विद इन द एंटिटी, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री रहे फ्रॉम एनी फ्रॉड और एरर, ठीक है, फ्रॉम एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंड ऑडिटर को प्रोवाइड करना है एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन विच इज रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। एक्सेस एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है विच ऑडिटर में रिक्वेस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, एंड अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन्स विद इन एंटिटी जहां पर भी ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है अपने ऑडिट को करने के लिए, ठीक है। तो अपन इसको अंडरस्टैंडिंग से सिंपल टर्म्स में समझते हैं। प्री कंडीशंस ये है कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, जो कि इंड एस, एएस या फिर आईएफआरएस के अकॉर्डिंग बनाए हैं, एंड मैनेजमेंट को इस ऑडिट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, जैसे कि ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना है, एंड दे आर एक्नॉलेजिंग इट। मैनेजमेंट अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको एक्सेप्ट कर रहा है, उनको एक्नॉलेज कर रहा है, ठीक है। बोल्ड वर्ड्स लिख कर आना एग्जाम में और याद रखना, ठीक है, बोल्ड वर्ड्स बहुत जरूरी है भाई एग्जाम में। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने अपने एग्जाम में बोल्ड वर्ड्स लिखे थे, मतलब जो बोल्ड इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनको मैं लिख कर आया था, कीवर्ड्स के बेसिस पर ही आपको मार्क्स मिलते हैं। वहां पर एक एक लाइन एक एक वर्ड चेक करने नहीं बैठता है जो भी कॉपी चेकर होता है, उनको दिखा कीवर्ड्स मेरी आंसर की में है, इनकी जो आंसर कॉपी है उसमें कीवर्ड्स है, जो स्टूडेंट जो कि आपकी आंसर कॉपी होगी उसमें अगर वो कीवर्ड्स लिखा है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, वो आगे बढ़ेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पर अगर आपने कीवर्ड्स नहीं लिखे और कुछ भी अपने हिसाब से सेंटेंस बना दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कीवर्ड्स के साथ अपने हिसाब से सेंटेंस बना लो, कोई दिक्कत नहीं, पर कीवर्ड्स होना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अपन ने कवर किया प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। नेक्स्ट है व्हाट इफ प्री कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो सिंपल से आपके दिमाग में क्या जवाब आता है इस क्वेश्चन का, प्री कंडीशंस अगर प्रेजेंट नहीं होती है तो क्या ऑडिटर को एक्सेप्ट करना चाहिए एंगेजमेंट? नहीं, ठीक है। तो ऑडिटर को वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना है जहां पर प्री कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं होती है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, इफ प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट, ऑडिटर को डिस्कस करना है मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। तो ऑडिटर को बैठना है भाई मैनेजमेंट के साथ कि यार आप क्यों हमको एक्सेस नहीं प्रोवाइड करना चाहते इन्फॉर्मेशन का, आप क्यों हमको जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है क्यों उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने नहीं बनाए। मैनेजमेंट का ऑडिटर जाके बोलेगा कि आप क्यों मुझे उस आदमी से नहीं मिलने दे रहे हैं, मुझे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, ठीक है। आप क्यों मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जो मुझे चाहिए थी, ठीक है। तो यही बातें लिखी हुई आगे भी अपन डिस्कस करते हैं। अगर प्रीकंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती है तो ऑडिटर को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना है, और अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो अगर कोई ऑडिट है जो कि आपको किसी लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको ऑडिट मिला है, ठीक है, जैसे एलआईसी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो उसका अगर आपको लॉ, उसका ऑडिट जो आपको मिला है वो एज पर एलआईसी एक्ट के अकॉर्डिंग मिला है, ठीक है। कोई बैंक का ऑडिट मिला है तो आपको आरबीआई के एक्ट के अकॉर्डिंग मिला है, तो उस केस को छोड़कर ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं करना है ऑडिट एंगेजमेंट, जो भी प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट हो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। पर जहां पर भी लॉज एंड रेगुलेशन बोलता है कि आपको ऑडिट करना है, वहां पर अगर प्रीकंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती है तो वहां पर आप ऑडिट को एक्सेप्ट कर सकते हो, आप ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। Unless required by law and regulation to do so, auditor shall not accept proposed audit engagement if auditor has determined that financial reporting framework to be applied in preparation of financial statements is unacceptable, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, इन डेज के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाए, एएस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाए, फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाए, उस केस में ऑडिटर को एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। इफ एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट इज टू ऑब्टेन, ठीक है, एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट ऑब्टेन्ड, किस बात पे, अंडरस्टैंड मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मैनेजमेंट ने ऑन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑन इंटरनल कंट्रोल्स,
ठीक है, ऑन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन टू ऑडिटर, ऑन प्रोवाइडिंग अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन्स विद इन द एंटिटी। ठीक है, तो ऊपर अपन ने जो प्री कंडीशंस डिस्कस करी थी कि मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्री ही नहीं कर रही, मैनेजमेंट बोल रही है कि मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग नहीं बना पाऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट बोल रहा है कि अपनी मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, मैं आपको लोगों से नहीं मिलने दूंगा, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कंट्रोल करने के लिए कोई इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है, ऑडिट मैनेजमेंट को बोल दो ठीक है मैं ऑडिट नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग बोलती है ऊपर जो प्री कंडीशंस अपन ने डिस्कस करी, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो ऑडिटर को एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑडिटर को एंगेजमेंट नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट कर लोगे तो ये आपका स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का नॉन कंप्लायंस हो जाएगा और आपको इनको कंप्लाई करते करते हुए ही ऑडिट करना है। दीज स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व्हाइल परफॉर्मिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, ठीक है, तो अभी तक अपन ने डिस्कस किया प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट क्या होता है। अपन ने डिस्कस किया अगर प्री कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती है तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए। अब अपन डिस्कस करेंगे कि एग्रीइंग ऑन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है उसके उस पर कैसा एग्रीमेंट होना चाहिए, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के क्या टर्म, क्या क्या इंक्लूजन, क्या क्या एक्सक्लूजन है, तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें डिस्कस किया है कि ऑडिटर शैल एग्री ऑन द ऑडिट एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस। ठीक है, तो ऑडिटर को दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस और मैनेजमेंट के साथ एक एंगेजमेंट लेटर बनाना है, एक ऑडिट एंगेजमेंट में एंटर होना है। ठीक है, द एग्रीड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ठीक है, जो भी मैंने आपको बोला अभी वो आईसीआई ने भी लिखा है और मैंने ही आईसीआई का देख के ही बोला है। तो ठीक है, तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाना है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में एग्री होती है, जिसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी है, वो अपन आगे डिस्कस करने हैं। ठीक है, both auditor and client are recommended to issue an engagement letter so that the possibility of misunderstanding is reduced to a great extent। ठीक है, तो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस, आपके हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ और होनी चाहिए, मैनेजमेंट कुछ और चाहता है, तो उस केस में ऑडिटर को मैनेजमेंट पे ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करना चाहिए और मैनेजमेंट को ऑडिटर पे ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करना चाहिए। दोनों ने अगर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करा तो देर इस मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग वहां पर कम हो जाती है और दोनों टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री होना चाहिए। इट इज रिकमेंडेड। ठीक है, ऐसा होता नहीं है आज की तारीख में, ऑडिटर ही एक एंगेजमेंट लेटर इशू करता है मैनेजमेंट को, ऑडिटर अपनी साइन करता है, मैनेजमेंट से साइन लेता है, मैनेजमेंट अगर एग्री करती है तभी जाके काम आगे बढ़ता है। ठीक है, तो it is recommended to issue an engagement letter so that the possibility of misunderstanding is reduced to a great extent। ठीक है, सच ए लेटर इंक्लूड्स, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, तो उसके लिए बहुत निमोनिक बनाया, बहुत अच्छा निमोनिक बनाया आप लोगों के लिए फॉर सीएस। ठीक है, तो लेटर किसके लिए, फॉर सीएस, फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो एफ एफ मतलब अप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओ मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या होना चाहिए, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, एक होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल इसका ऑडिट क्यों कर रहे हैं भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। आपको कंपनी के मेंबर्स को रिपोर्ट करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं, आपको ओपिनियन देना है, आपको कंक्लूजन देना है ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑडिट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, आर आर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या है। ठीक है, उसके बाद है सी, सी मतलब रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट होगी, ऑडिटर की जो रिपोर्ट होगी, जिस रिपोर्ट फॉर्मेट में वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देगा, वो रिपोर्ट का कंटेंट क्या होगा, उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होगी, एंड to be issued by auditor and a statement that there may be circumstances in which report may differ from expected form and content। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझना। इसमें बोला है रेफरेंस टू एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर कैसे देगा, और एक स्टेटमेंट जहां पर ऐसा लगता है कि जो फॉर्म एंड कंटेंट है, जो एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट है ऑडिट रिपोर्ट का, वो कहीं ना कहीं इन सर्कमस्टेंसेस में चेंज हो सकता है। तो ठीक है, एक डिस्क्लेमर देते हैं ना अपन कि जरूरी नहीं है यही हो, इन सर्कमस्टेंसेस में यहाँ पर चेंज करना पड़ सकता है इस फॉर्मेट को। ठीक है, एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको क्या क्या चीजों का ऑडिट करना है, क्या क्या चीजें कवर करना है, आपको रिसीवेबल्स कवर करना है, आपको फिक्स असेट्स कवर करना है। जहां पर जॉइंट ऑडिट होता है ना, तो जॉइंट ऑडिट ये होता है कि कई बार बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो दो ऑडिटर्स या दो से ज्यादा ऑडिटर्स अपॉइंट करती है, जैसे एबीसीएन कंपनी, एक्सवाईजेड कंपनी, इन दो कंपनीज को एक यूटीए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करा एज ऑडिटर। ये दोनों कंपनी मिलके अपनी अपने पार्ट का ऑडिट करेगी, मतलब स्कोप क्या क्या है, दोनों के स्कोप अलग अलग होंगे, एक सिर्फ लाइबिलिटी साइड का ऑडिट करेगी तो एक सिर्फ असेट साइड का ऑडिट करेगी। तो
इस तरीके से भी ऑडिट होते हैं मार्केट में, ठीक है। तो स्कोप क्या है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस करा, नहीं निमोनिक के अकॉर्डिंग याद करेंगे। सबसे पहला निमोनिक में कोई लॉजिक में ढूंढना भाई, हमेशा निमोनिक में मैजिक होता है, लॉजिक नहीं होता है, ऐसे ही चीजें याद रहती है। और ऐसे ही मैंने भी याद करी थी, आपके सामने बैठा हूँ, सीए बन गया हूँ, तो आप भी बन जाओगे, ठीक है। तो एफ एफ मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, और ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, आर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की क्या है, सी मतलब कंटेंट ऑफ रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, और ए ए मतलब ऑडिट का स्कोप, सी एस, ठीक है। तो एस के लिए, एस को मैंने पकड़ा है यहाँ से, और एस मतलब ऑडिट का स्कोप क्या होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रेफरेंस टू फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट एंड वेयरएवर नेसेसरी इशू ए स्टेटमेंट, कि इस फॉर्म एंड कंटेंट से हम डेविएट हो सकते हैं अगर कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं तो, ठीक है। अगर अगर कोई लॉ एंड रेगुलेशन, ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि इफ लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब इन सफिशिएंट डिटेल द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। तो जैसे अपन ने ऊपर बात करी थी कि कुछ जो कॉर्पोरेशन होते हैं, कुछ पीएसयूज होते हैं, उनके ऑडिट में उनके लॉ एंड रेगुलेशन में ही लिखा होता है कि ऑडिट को किस टर्म्स एंड कंडीशंस पर करना है, ठीक है। तो उस केस में ऑडिटर नीड नॉट रिकॉर्ड देम इन रिटन एग्रीमेंट, तो उस केस में जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है उसको इशू करने की जरूरत नहीं है, except for the fact that such law and regulation applies and management acknowledges and understands its responsibilities, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जहां पर भी कोई लॉ एंड रेगुलेशन अप्लाई होगा वहां पर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहा है मॉड्यूल, ऐसा बोल रहा है आईसीआई। पर जनरली ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, इसलिए इशू करना ही चाहिए ऑडिटर को जहां पर भी कोई अश्योरेंस एंगेजमेंट में ऑडिटर एंटर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ उसको एक बार समझ लेते हैं। वहां पर जहां पर लॉ एंड रेगुलेशन लगता है वहां पर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट सच लॉ एंड रेगुलेशन अप्लाई, ठीक है। तो एक ऐसा लेटर इशू कर दो कि ये लॉ एंड रेगुलेशन में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है वो अप्लाई होगी, एंड मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट कर रहा है, मैनेजमेंट ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में मैंने क्या लिखा हुआ है, तो अंडरस्टैंडिंग में लिखा है ऑडिटर एंड मैनेजमेंट के बीच में टर्म्स एग्रीड होना चाहिए, विच शैल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, एंड लेटर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, फॉर सीएज इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। फॉर सीएज क्या होता है वो अपन ने ऊपर डिस्कस किया, तभी इट विल बी कंसिडर्ड एज लेटर इशूड इन कंप्लीट सेंस, ठीक है। तो अगर ये पांचों चीजें ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में होगी तभी उसको एक कंप्लीट सेंस में ऑडिट एंगेजमेंट लेटर माना जाएगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, ये एग्जांपल दिया हुआ है मॉड्यूल में, एंगेजमेंट लेटर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल मॉड्यूल में दिया हुआ है, नाम मैंने चेंज किया है, ठीक है। तो जेठालाल चंपकलाल गड़ा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, ठीक है, उसने ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू किया है, किस पे इशू किया है, बबीता प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होती दिख रही है, पर ठीक है। एमजी रोड ये एड्रेस लिखा हुआ है, फर्म का नाम लिखा हुआ है, किसको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू किया है, तो टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बबीता प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है, अपन ने ऊपर बात करी थी ओ, यहाँ पर एस आ गया, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, यू हैव रिक्वेस्टेड दैट वी विल डू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें बैलेंस शीट होगी, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉलिसीज जो अप्लाई करी कंपनी ने वो होगी। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, ठीक है, ऑब्टेन करना है हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस, आपको एब्सोल्यूट अश्योरेंस कहीं भी नहीं देना है, आपको रीजनेबल अश्योरेंस देना है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस ऑडिटर दे ही नहीं सकता, ठीक है। आप कोई रोबोट तो हो नहीं कि 100% सब कुछ सही कर दोगे, ठीक है, आपको रीजनेबल अश्योरेंस देना है, आपको ये बताना है कि हाँ आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अबाउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, एंड टू इशू एन ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स ऑडिटर्स ओपिनियन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे जिसमें आपके ओपिनियन होंगे। ओपिनियन क्या होता है ये अपन एस 705 में डिस्कस करेंगे। चार टाइप्स के ओपिनियन होते हैं, सबसे पहला क्वालिफाइड ओपिनियन, दूसरा होता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन, तीसरा होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एंड अगला होता है एडवर्स ओपिनियन, ठीक है। तो चार टाइप्स के ओपिनियन होते हैं, ऑडिटर ये ओपिनियन देता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, ओके। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की क्या होगी, तो ऑडिट कंडक्ट करेंगे इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो कि अपन पढ़ रहे हैं, ऐसे 210 को के अकॉर्डेंस में अपने को ऑडिट करना है, इशूड बाय आईसीआई, ठीक है। आइडेंटिफाई एग्जांपल है, ठीक है, इसको एक बार आप पढ़ लेना आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये कोई एग्जाम में नहीं आने वाला है, पर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, क्या क्या उसमें इंक्लूजन होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को, ये चीजें एग्जाम में आ सकती है, पर पूरा ऐसा लेटर बनाने के लिए कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। पर
आपके लिए मैं आप इसको एक बार अलग से सेल्फ पढ़ लेना, पर मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ। ठीक है, आप आइडेंटिफाई करोगे, असेस करोगे कोई रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कौन करेगा? ऑडिटर। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं पर। ठीक है, ऑब्टेन करोगे अंडरस्टैंडिंग ऑन इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं, और आपको कहीं भी लगता है कि इंटरनल कंट्रोल वीक है, ठीक है, तो आप मैनेजमेंट को बताओगे। इवेल्युएट करोगे अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, कोई भी रीजनेबल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आपने लिए हैं वो कैसे हैं, सही है या नहीं है, आप इवेल्युएट करोगे, ओपिनियन दोगे उन पे। कंक्लूड ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। ठीक है, अगर उसके बेसिस पर बनाए हैं, मैनेजमेंट बोल रहा है तो सही बोल रहा है कि नहीं, उस पर हम कंक्लूड करेंगे कि भैया मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न बेसिस लिया है अकाउंटिंग का, वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है इवैल्यूएट द ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर्स। ठीक है, तो असेट्स को आपने ऊपर बताया है, नीचे बताया है, क्या किया है आपने? लाइबिलिटीज को ऊपर तो नहीं बता दिया आपने, इंडेक्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने थे, आपने सबसे पहले असेट्स लाइबिलिटीज बता दी, उसके बाद बीच में असेट्स घुसेड़ दी, फिर उसके बाद नीचे फिर लाइबिलिटीज, फिर असेट्स, फिर इक्विटी। तो ऐसा नहीं, एक स्ट्रक्चर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एज पर इंडेक्स में बता रहा हूँ, शेड्यूल 3 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए कि नहीं, आप उसको इवैल्यूएट करोगे, उस पर अपना ओपिनियन दोगे। ठीक है, and because of inherent limitations of audit together with the inherent limitations of internal control, there is unavoidable risk that some material misstatement हो सकती है, may not be detected even though the audit is performed and planned in accordance with ऐसे। तो ऑडिटर को एक डिस्क्लेमर देना है आखिरी में कि कुछ ना कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है ऑडिट की और इंटरनल कंट्रोल्स की, कि कुछ ना कुछ गलतियां छूट जाती है। ठीक है, वैसे तो आपको सारी गलतियां पकड़नी है, ठीक है, पर कुछ ना कुछ गलतियां छूट जाती है, क्योंकि आप एक इंसान हो, आप एक रोबोट नहीं हो, आप भगवान नहीं हो, इसलिए कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ रिस्क रहते हैं जो छूट जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ गलतियां रह सकती है जो डिटेक्ट ना हो, भले ही स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग आप ऑडिट प्लान एंड परफॉर्म किया हो। ठीक है, तो ऐसे खुद बोलता है कि आप रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करो, ऐसे कहाँ बोलता है कि आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करो। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस है, ये भी अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे जब अपन ऐसे 200 डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे 200। ओके, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। Our audit will be conducted on the basis of management and wherever appropriate those charged with the governance acknowledge and understand कि उनकी responsibilities क्या क्या है, कि उनको financial statements prepare करना है in accordance with the applicable financial reporting framework, financial reporting standards। ठीक है, गोइंग कंसर्न बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है, अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करना है। ठीक है, अप्रोप्रिएट जजमेंट्स और एस्टिमेट्स यूज करना है। मैनेजमेंट को इंटरनल कंट्रोल्स लगाना है, जो कि अपन ने ऊपर प्री कंडीशंस में डिस्कस करा था। मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना है ऑडिटर को क्या? एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन, जो कि अपन ने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी हेड ऑफिस पे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, ब्रांच ऑफिस में रखे हैं, मैनेजमेंट about which management is aware that is relevant to the preparation of financial statement। जिन भी डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर करते हुए, जिन भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंसिडर करते हुए मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया है, वो सब चीजें, वो सब डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस ऑडिटर को प्रोवाइड करना है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट वी मे रिक्वेस्ट, जो ऑडिटर रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्संस विद इन द एंटिटी। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्संस विद इन द एंटिटी, ये सब चीजें अपन ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैंने प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट टॉपिक में। ठीक है, उसके बाद फीस आ जाएगी, भैया पैसा भी तो कमाना है, ऑडिटर पैसा नहीं लेगा क्या ऑडिट करने का? ठीक है, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस विल बी रेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस वो हो गए जो ऑडिटर बढ़िया गया था ऑडिट करने के लिए, ऑडिटर क्या से आर्टिकल गए थे, आप जब आर्टिकलशिप में आओगे तो आप जाओगे ऑडिट करने के लिए और आप बहुत सारा खर्चा करोगे। ठीक है, तो आप वहां पर खाना ऑर्डर करोगे, ऑडिटर के यहाँ जाओगे, सॉरी ऑडिटर के क्लाइंट के यहाँ जाओगे, और वहां पर जाकर आप खर्चा करोगे, आप खाने पीने की चीजें मंगवाओगे, आप वहां पे आपके व्हीकल से जाओगे तो पेट्रोल का रिइंबर्समेंट लोगे। तो आप जब आपकी फर्म से जब रिइंबर्समेंट लोगे ना, तो आपकी फर्म ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस का रिइंबर्समेंट ऑलरेडी क्लाइंट से लेने वाली है। ठीक है, तो आपकी फर्म को कोई नुकसान नहीं है, इसमें क्लाइंट के नुकसान है, बढ़िया दबा के खाओ पियो। ठीक है, हम भी ऐसा ही करते थे। ओके, रिपोर्टिंग में आप लिखोगे वी विल रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ बबीता प्राइवेट लिमिटेड। जेठालाल रिपोर्ट करेगा किसको? मेंबर्स ऑफ बबीता प्राइवेट लिमिटेड को, एज ए बॉडी, व्हेन वेदर इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ऐसा अपन रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्टिंग का फॉर्मेट क्या होगा वो अपन यहाँ पे बता रहे हैं, और किसको रिपोर्ट करेंगे। इन द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ अवर रिपोर्ट मे नीड टू बी अमेंडेड इन द लाइट ऑफ अवर ऑडिट फाइंडिंग्स। जो अपन ने ऊपर डिस्कस किया था ना, कि स्टेटमेंट की हमारे फॉर्म एंड कंटेंट जो है वो रिवाइज हो सकता है जहां पर भी हमको सर्कमस्टेंसेस लगते हैं, तो वही यहाँ पर लिखा है कि फॉर्म एंड कंटेंट नीड टू बी अमेंडेड, अमेंड हो सकता है, रिवाइज हो सकता है। ठीक है,
प्लीज साइन एंड रिटर्न द अटैच कॉपी ऑफ दिस लेटर। मैनेजमेंट को ऑडिटर बोल रहा है कि साइन कॉपी हमको रिटर्न करो एंड विद द अरेंजमेंट फॉर आवर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग और रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है तो हमारे लिए व्यवस्था कर दो और इस कॉपी को, इस लेटर की कॉपी को साइन करके भेज दो। ठीक है, नीचे फिर आपकी फर्म का नाम होगा, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपकी साइन होगी, आपकी डेजिग्नेशन होगी। ठीक है, तो इसमें 4 CA पूरे कंक्लूड इंक्लूड हो गए। इसमें फ्रेमवर्क के बारे में बात कर ली अपने, रिपोर्टिंग के बारे में बात कर ली अपने, ऑब्जेक्टिव स्कोप के बारे में बात कर ली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात कर ली। ठीक है, फीस के बारे में बात हो गई, एडिशनल हो गई, पर फीस भी लिखना जरूरी है। ठीक है, भले ही वो ऊपर जो ऐसे में अपन ने डिस्कस करा उसका पार्ट नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे लिमिटेशन स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ऑडिटर है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एक्सेप्ट कर रहा है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर दे रहा है, उससे पहले मैनेजमेंट अगर कुछ भी लिमिटेशन लगाती है ऑडिट एंगेजमेंट पे, मैनेजमेंट बोलती है कि आप पूरे पूरे आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट मत करो। ऐसा नहीं हो सकता, ऑडिट जो होता है वो ऑल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता पार्शियल ऑडिट होगा, आप आधी चीजों का ऑडिट मत करो। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट है, अगर अगर वो लॉ रिक्वायर्ड ऑडिट है, एक्सेप्ट जो मैनेजमेंट कस्टमाइज्ड ऑडिट, मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं यार, हमको हमारी फर्म का एक रिव्यू करवाना है, तो वी रिक्वायर चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी रिक्वायर यू टू परफॉर्म रिव्यू ऑफ आवर फर्म, ऑफ आवर कंपनी। ठीक है, वो अलग बात है। अगर जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा जिस पर ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई होते हैं, वहां पर आपको अगर मैनेजमेंट कुछ भी लिमिटेशन लगाता है तो ऑडिटर को क्या एक्शन लेना है, ऑडिटर को क्या करना है। ठीक है, तो इफ मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस, मैनेजमेंट या फिर दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस इंपोज करते हैं लिमिटेशंस। ठीक है, आपके लिए याद करने के लिए बढ़िया एकदम तरीके से बुक बनाइए। इफ मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस इंपोज करते हैं लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिटर्स वर्क इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, ऐसे जो होते हैं ना, ये थोड़ा सा याद करने में डिफिकल्टी होता है। ठीक है, पर अगर आपको अच्छी बुक मिल जाए तो वो चीजें याद रह भी जाती है, अगर अच्छे निमोनिक्स मिल जाए तो चीजें याद रह भी जाती है। तो आप अच्छे से समझना और इस बुक का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करना। मैं इस बुक को भी अपलोड कर दूंगा, थोड़े टाइम में फैला दूंगा। ठीक है, तो आपको बुक मिल जाएगी और तब जाके आप बोल्ड वर्ड्स याद करोगे ना, इन अंडरस्टैंडिंग को समझोगे तो आपके दिमाग में चीजें घुस जाएगी, आपको याद आ जाएगा टॉपिक देख के और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इफ मैनेजमेंट ऑफ दोज चार्जेस द गवर्नेंस इंपोज लिमिटेशन ऑन स्कोप। ठीक है, ऑडिटर के स्कोप पे कुछ भी लिमिटेशन लगाई जाती है, ऑडिटर को बोला जाता है कि आप करंट असेट्स वाला पार्ट मत करना, उसका पार्ट, इस पार्ट का ऑडिट मत करना। ऑडिटर को बोला जाता है कि आप करंट लाइबिलिटीज वाले पार्ट का ऑडिट मत करना, आप इन्वेंट्री मत चेक करना। ऐसा थोड़ी होता है, ऑडिट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है, भले ही वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, बैलेंस शीट हो, पूरे का ऑडिट होता ही है, पार्शियल ऑडिट नहीं होता है। ठीक है, लिमिटेशन लगाया जाता है तो ऑडिटर को अगर ऐसा लगता है, ऑडिटर बिलीव्स दैट लिमिटेशन की वजह से, लिमिटेशन विल रिजल्ट इन ऑडिटर डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या होता है, ऑडिटर ओपिनियन देने से पीछे हटना। मैं ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड नहीं है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बने हुए ही नहीं है, आई वॉन्ट टू डिस्क्लेम फ्रॉम गिविंग एन ओपिनियन। तो उस केस में मैनेजमेंट कभी भी ऐसा लिमिटेशन लगाता है जिससे ऑडिटर को ऐसा लगता है कि मैं डिस्क्लेमर दे दूंगा या फिर मैं ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा, तो उस केस में ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट सच लिमिटेड एंगेजमेंट एज एन ऑडिट एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन टू डू सो। क्या बात है? ठीक है, तो अनलेस लॉ एंड रेगुलेशन, लॉ या फिर रेगुलेशन की वजह से आपको कोई ऑडिट करना पड़ रहा है जिसका स्कोप लिमिटेड है, उस केस में आप ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करो, वरना लॉ एंड रेगुलेशन के अलावा कोई सा भी केस हो ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट मत करना, वरना आप पे आईसीए की तरफ से कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आ जाएगा कि आपने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 210 का नॉन कंप्लायंस किया है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ केस स्टडी बन सकती है कि मैनेजमेंट ने ऑडिटर को बोला कि यू शुड डू कंप्लीट ऑडिट ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट इन्वेंट्री और एक्सेप्ट करंट असेट्स पार्ट, एक्सेप्ट अकाउंट रिसीवेबल पार्ट, अकाउंट्स पेबल पार्ट। तो उस केस में what should auditor do in this case, whether auditor should accept the audit engagement। तो आपको इस ऐसे का कोट करना है, एज पर ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, इफ मैनेजमेंट टू दोस चार्ज विद द गवर्नेंस इंपोज लिमिटेशंस। तो इस वाले टॉपिक को पूरा कोट करके आपको केस को एक्सप्लेन करना है, देन आपको कंक्लूजन देना है कि नहीं, ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ऑडिट एंगेजमेंट, बिकॉज देयर इज स्कोप ऑन लिमिटेशन, देयर इज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस केस में। ठीक है, तो मैंने सिंपल टर्म्स में लिखा है, मैनेजमेंट या दोस्त विद गवर्नेंस ऑडिटर के स्कोप ऑफ वर्क पर कोई भी लिमिटेशन लगाता है जिसकी वजह से ऑडिटर को ऐसा लगता है कि वो ओपिनियन नहीं दे पाएगा, तो उस केस में ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं करना है एंगेजमेंट। ठीक है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया एग्जाम में, इसी से क्वेश्चन बनेगा मुझे ऐसा लगता है।
ठीक है, बन सकता है इससे क्वेश्चन, ऊपर पढ़ा उनसे भी बन सकता है, पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको अभी पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। तो एक्सेप्टेंस ऑफ ए चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब ऑडिट एंगेजमेंट में मैनेजमेंट कुछ भी चेंज अगर रिक्वायर करता है, अगर मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है, उसमें जो अपन ने डिस्कस किया है इंटरनल कंट्रोल्स होने चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज गोइंग कंसर्न बेसिस, तो उस केस में अगर कहीं भी मैनेजमेंट ऐसा कहता है कि उस केस में अगर कहीं भी मैनेजमेंट ऐसा बोलता है कि ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स में अपन ये चेंजेस करते हैं, तो वहां पर ऑडिटर को एग्री नहीं करना है उस चेंजेस से। ठीक है, ऑडिटर को एग्री नहीं करना है जनरली उन चेंजेस से, अनलेस, ठीक है, तो हर चीज का कुछ एक्सेप्शन होता है, अनलेस देर इज, अनलेस, एक मिनट रुकिएगा, अनलेस देर इज ए रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो। ठीक है, अगर कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, अगर इस चीज को, मतलब ऑडिटर से मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करता है कि ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स में मुझे कुछ चेंजेस करवाना है, हमको कुछ चेंजेस करवाना है, अगर कोई रीजनेबल रीजन है, अगर कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है उनका उन चेंजेस के पीछे, तो उस केस में ऑडिटर उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता है, वरना ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, तो अपन आगे तीन सिचुएशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला केस ये है कि रिक्वेस्ट फ्रॉम एंटिटी, एंटिटी मतलब मैनेजमेंट या फिर जिस क्लाइंट का ऑडिट करने वाले हो, रिक्वेस्ट करता है वो आपको टू चेंज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, जहां पर रीजनेबल जस्टिफिकेशन होता है। ठीक है, तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन है क्या, तो उस केस में मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करता है तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट फ्रॉम एंटिटी फॉर ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर को बोलता है कि टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में आप चेंजेस करो। ठीक है, तो ये जो चेंज है, ये जो चेंज है ऑडिटर को बोला जा रहा है, मैनेजमेंट जो बोल रहा है, ये किन केसेस में आ सकता है। तो ठीक है, तो तीन केसेस में आ सकता है। सीआरएम, सी मतलब कोई भी सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए अफेक्टिंग द नीड ऑफ सर्विस। ठीक है, तो मैनेजमेंट को कुछ और ऑडिट सर्विस चाहिए, ऑडिट एंगेजमेंट लिमिटेशन मतलब उसको कुछ कम चीजों का ऑडिट करवाना है, या फिर कुछ भी नीड ऑफ सर्विस में ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स में चेंज करवाना है, या फिर मैनेजमेंट ऐसा बोल रहा है मुझे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस में रीइंबर्स नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ऑडिट फीस आपको दूंगा, जो भी ऑडिट की फीस अपनी बात हुई है। ठीक है, तो उस केस में, या फिर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में मैनेजमेंट ने डिस्कस किया था कि आपको हमारा भी ऑडिट करना है और हमारी एक सब्सिडरी कंपनी है उसका भी आपको ऑडिट करना है, पर मैनेजमेंट अब रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे रहा है कि अफेक्टिंग द नीड ऑफ सर्विस, मतलब अब सर्विस मैनेजमेंट को कम सर्विस चाहिए, तो उस केस में सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए और अफेक्टिंग द नीड ऑफ सर्विस, तो वहां पर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, ऑडिटर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ ऑडिट एज ओरिजिनली रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है वो उसने कुछ और चाहा था कि इस चीज का ऑडिट होना चाहिए। मैनेजमेंट ने बोला था कि बबीता प्राइवेट लिमिटेड जो है उसका ऑडिट, नहीं, मैनेजमेंट ने बोला था बबीता पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसका ऑडिट करना है, पर कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई जहां पर अपने को लगा कि बबीता एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसका ऑडिट करना है, तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। या फिर और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, वही फीस से रिलेटेड रीजंस हो सकते हैं, स्कोप से रिलेटेड रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, तो जहां पर रेस्ट्रिक्ट किया जाता है स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वेदर इम्पोज बाय मैनेजमेंट और कॉज बाय अदर सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो सी आर एम तीन केसेस हैं। सी मतलब चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, आर मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लगाया जाता है, या तो मैनेजमेंट ने लगाया, कोई सर्कमस्टेंसेस की वजह से लगाना पड़ रहा है, या फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है रीजन, एम एम मतलब कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है मैनेजमेंट या फिर ऑडिटर के बीच में, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि जो सर्विस हमने एक्सपेक्ट करी थी, जो सर्विस हम लेना चाह रहे हैं वो इससे अलग है, तो उस केस में ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स को मॉडिफाई करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं, अगर 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 रीजनेबल जस्टिफिकेशन एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, तो ही ऑडिटर को एक्सेप्ट करना चाहिए उस चेंज को। ठीक है, ऑडिटर कंसिडर करेगा जस्टिफिकेशन, ठीक है, पार्टिकुलरली द इम्प्लीकेशंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, तो ऑडिटर को जस्टिफिकेशन कंसिडर करना है, इन तीन में से कुछ भी जस्टिफिकेशन हो सकता है, उसको ऑडिटर को एक्सेप्ट करना है और कंसिडर करना है। एक्सेप्ट मेनली किसको कंसिडर करना है, अगर कोई स्कोप पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, तो उस केस में वही पहले जैसी बात हो गई कि लिमिटेशन लगा दिया कोई स्कोप पे, अगर स्कोप पे लिमिटेशन लगा दिया तो इन्वेंट्री का ऑडिट नहीं करना है, तो ये गलत हो जाएगा, वहां पर ऑडिटर को लगेगा कि मैं ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा और उसको ऑडिट एंगेजमेंट से बाहर जाना पड़ेगा, उसको ऑडिट एंगेजमेंट को छोड़ना पड़ेगा। तो वहां पर ऑडिटर को कंसिडर करना चाहिए कि व्हाट इज मेन जस्टिफिकेशन, क्या रीजन दे रहा है मैनेजमेंट, ठीक है, वो रीजनेबल है क्या नहीं, रीजन रीजनेबल है या नहीं। ठीक है, in contrast, a change may not be considered as reasonable if it appears that change relates to information that is incorrect. Oh, मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट कुछ ऐसी चीज बता रहा है जो इनकरेक्ट है, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को चेंज करवा रहा है, तो वहां पर ऑडिटर को उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना है क्योंकि वो रीजनेबल नहीं है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं। एग्जाम्पल माइट बी वेदर where auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence। ठीक है, तो ऑडिटर एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव
सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है रिगार्डिंग रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, मतलब जो डेटर्स हैं, एंड एंटिटी आस्क फॉर ऑडिट एंगेजमेंट टू बी चेंज्ड टू ए रिव्यू एंगेजमेंट टू अवॉइड क्वालिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेमर ओपिनियन। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ऐसा कह सकते हैं कि ऑडिटर को पता चल गया कि रिसीवेबल्स में डेटर्स जो है कंपनी को गलत बता रखे हैं, या फिर डेटर्स की जो एजिंग है, बहुत लॉन्ग ड्यू डेटर्स हैं कंपनी के, जिनको बैड डेट्स राइट ऑफ करना चाहिए कंपनी को, पर कंपनी उन पे लॉस अलाउंस बना नहीं रही है, कंपनी उन पे बैड डेट्स प्रॉपरली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना नहीं रही है। और उस केस में मैनेजमेंट बोलती थी कि नहीं, हमको स्कोप को चेंज करना है, हमको एक लिमिटेड रिव्यू करवाना है, हमको पूरा ऑडिट नहीं करवाना है जिसमें आप डेटर्स वाले पार्ट को मत कवर करना। या फिर मैनेजमेंट बोल रही है कि आप मतलब अपने स्कोप पे कहीं ना कहीं लिमिटेशन लगा रही है, क्यों? ताकि मैनेजमेंट बच सके, कोई भी क्वालिफाइड ओपिनियन ना हो या फिर डिस्क्लेमर ना आए ओपिनियन पे, और हमारा ऑडिट तरीके से हो जाए, इस चीज को छोड़ते हुए हो जाए। तो वहां पर ऑडिटर को इस जस्टिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि ये रीजनेबल नहीं है। ये रीजनेबल नहीं है, आपको भी लग रहा है रीजनेबल नहीं है। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप कहीं का ऑडिट करने जा रहे हो और मैनेजमेंट कुछ चीज छुपा रहा है, नहीं है रीजनेबल, एक्सेप्ट मत करना। ठीक है, तो अगर मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करता है टू चेंज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना है वो रीजनेबल चेंज है या नहीं। अगर ऐसा लगता है कि चेंज रिलेट्स टू सम इन्फॉर्मेशन विच इज इनकरेक्ट, जैसे अभी अपन ने बात करी, तो इन्फॉर्मेशन जो कि गलत है उसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट को चेंज करवाना चाह रहा है ऑडिट टर्म्स में, तो आपको चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना है, ऑडिटर को चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना है। ओके, बोल्ड वर्ड्स रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे कोई केस स्टडी बना के दे सकता है कि मैनेजमेंट ऐसा रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप चेंज करो, पर वहां पर आपको इवेलुएट करना है कि चेंज करना है कि नहीं, तो वहां पे इस केस को लिखना, इस प्रोविजंस को लिखना, और फिर आपका कंक्लूजन देकर आना कि नहीं, चेंज एक्सेप्टेबल नहीं है, चेंज रीजनेबल नहीं है, जस्टिफिकेशन रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, इसलिए चेंज ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, या फिर करना चाहिए अगर रीजनेबल है तो। सेकंड केस अपन डिस्कस करेंगे, व्हाट शुड ऑडिटर कंसीडर बिफोर एग्रीइंग टू द चेंज इन ऑडिट एंगेजमेंट टू द एंगेजमेंट प्रोवाइडिंग लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। तो ऑडिट एंगेजमेंट जब करता है ऑडिटर, तो उस केस में उसको रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करनी है। अपन ने ऊपर डिस्कस किया था कि वी विल प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस टू द मेंबर्स ऑफ बबीता प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो उस केस में ऑडिटर को मैनेजमेंट कभी भी ऐसा रिक्वेस्ट करता है कि अपन इस ऑडिट एंगेजमेंट को चेंज करके अब लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस आप हमको प्रोवाइड करो, जैसे कि लिमिटेड रिव्यू आप करो हमारी एंटिटी का, या फिर एक छोटा मोटा सर्टिफिकेशन आप कर दो कि हाँ हमारे रेवेन्यू आइटम सही है, हाँ हमारे जो अदर आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही है, पर पूरा पूरा जो अश्योरेंस एंगेजमेंट होता है, पूरा ऑडिट एंगेजमेंट होता है, पूरा ऑडिट मत करो। ठीक है, तो क्या उस केस में ऑडिट को एक्सेप्ट करना है, ऑडिटर को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑडिट एंगेज सर्विस ही चेंज हो गई, यहाँ पर कंपनी ऑडिट नहीं करवाना चाह रही, यहाँ पर कंपनी एक लिमिटेड रिव्यू करवाना चाह रही है। ठीक है, तो इफ प्रायर टू द कंप्लीटिंग ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट कंप्लीट होने से पहले ऑडिटर को रिक्वेस्ट किया मैनेजमेंट ने कि आप हमको ऑडिट एंगेजमेंट को चेंज करके दो, दैट कन्वेज ए लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। ठीक है, तो हमको पूरा एब्सोल्यूट एश्योरेंस, एब्सोल्यूट तो दे ही नहीं सकते, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं चाहिए हमको, एक लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए। देन ऑडिटर को डिटरमाइन करना है वेदर जस्टिफिकेशन रीजनेबल है या नहीं। ठीक है, ऑडिटर को जानना है कि क्यों ऐसा, आप क्यों चेंज करवाना चाह रहे हैं, क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ बहुत बड़ी गलती है क्या? अगर बहुत बड़ी गलती है तो मैं तो रिपोर्ट करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, अगर मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं नहीं, हमको लिमिटेड रिव्यू करना है, हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम ऑडिट नहीं करना चाहते, पूरा ऑडिट नहीं करवाना चाहते, हमको सिर्फ रिव्यू करवाना है, तो ऑडिटर को देखना है कि क्या रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे रहा है मैनेजमेंट। ठीक है, बिफोर एग्रीइंग टू द चेंज इन ऑडिट एंगेजमेंट टू ए रिव्यू, ठीक है, जो अपन ने लिमिटेड रिव्यू की बात करी, और ए रिलेटेड सर्विस, auditor who was engaged to perform, जो auditor engaged to perform an audit in accordance with SA may also need to assess कोई भी legal या फिर contractual implications उस change का हो सकता है क्या। ठीक है, तो जहां पर भी ऑडिटर को बोला है कि चेंज करो, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस आप हमको प्रोवाइड करो, तो वहां पर ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना है कि कहीं भी मैं एग्री कर रहा हूँ इस चेंज से, उससे पहले मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी लीगल या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी आ सकती है क्या मुझ पे, कोई भी लीगल या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल इम्प्लीकेशन हो सकता है क्या इस चेंज का। अगर है तो उस चेंज को, उस लीगल इम्प्लीकेशन को समझो। अगर लॉ या फिर रेगुलेशन अलाउ नहीं करता है ऐसा चेंज करने को, तो उस केस में आप वो चेंज को एक्सेप्ट मत करो, एंड यू कंटिन्यू विद योर ऑडिट एंगेजमेंट, या फिर आप ऑडिटर को, या फिर आप अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर दो, डिस्क्लेमर और ओपिनियन प्रोवाइड कर दो। ठीक है, तो इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि लॉ एंड रेगुलेशन कुछ गलत बोलता है, कुछ अलग बोलता है क्या। अगर लॉ एंड रेगुलेशन लीगल एंड कॉन्टेक्चुअल इम्प्लीकेशन ऑडिटर के क्या है, उनको भी ऑडिटर को ध्यान में रखते हुए चेंज से एग्री करना है। If auditor concludes that there is a reasonable justification to the change of audit engagement to a review or related service, audit work जो उसने तब तक परफॉर्म करा, जो भी उसने ऑडिट वर्क परफॉर्म करा, हो सकता है कि वो काम उसका रिव्यू या फिर जो रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करेगा उसमें भी उस काम की जरूरत पड़ जाए, तो ऐसा नहीं है कि उसको एबीसीडी शुरू से वापस काम करना पड़ेगा। ठीक है,
तो द ऑडिट वर्क परफॉर्म टिल डेट ऑफ द चेंज मे बी रिलेवेंट टू द चेंज एंगेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, however the work required to be performed and audit report is to be issued would be appropriate to the revised audit engagement। जो भी ऑडिट रिपोर्ट अब जो भी रिपोर्ट अब इशू करेगा ऑडिटर, वो उसको नए एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग इशू करनी है, रिवाइज एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग इशू करनी है, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट इशू करनी है रादर देन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट रिव्यूअर रिपोर्ट, ठीक है, उसके इसमें रिव्यू रिपोर्ट आपको इशू करनी है रादर देन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओके, इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजिंग द रीडर। ओके, अब जो रीडर है, रीडर कौन होता है? इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब आप इन्वेस्टर्स जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जो इन्वेस्टर्स हो गए, जो भी उस कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, वो उस कंपनी के रीडर होते हैं। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजिंग द रीडर, द रिपोर्ट ऑन द रिलेटेड सर्विस और रिव्यू वुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट। जो भी आप ऑडिट करने वाले थे पहले, उसका कहीं भी रेफरेंस मत दो इस नई रिपोर्ट में, नई रिवाइज एंगेजमेंट में। एंड और एनी प्रोसीजर दैट में बी परफॉर्म्ड इन ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है, कोई भी ऐसे ऑडिट प्रोसीजर जो आपने ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट में परफॉर्म करे थे, उनका आप रेफरेंस मत दो नई ऑडिट रिपोर्ट में। नहीं तो जो इंटेंडेड यूजर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहीं आपने ऑडिट तो नहीं किया है इसका, क्योंकि मैनेजमेंट ने तो बोला था लिमिटेड रिव्यू करना है, ठीक है। एक्सेप्ट, किस केस में आप रेफरेंस दे सकते हो? एक्सेप्ट वेयर द ऑडिट एंगेजमेंट इज चेंज टू द एंगेजमेंट टू अंडरटेक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंड दस रेफरेंस टू द प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। तो जहां पर भी ऑडिट प्रोसीजर्स जो आपने ऐसे परफॉर्म करे थे, जो इस रिव्यू में भी आपको परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, तो उस केस में आप उन ऑडिट प्रोसीजर्स का रेफरेंस दे सकते हो कि आई हैव परफॉर्म दोस ऑडिट प्रोसीजर्स इन माय engagement while auditing, but I have used or I have replicated those audit procedures for the purpose of this review, limited review, जो भी काम आप करने वाले हो, ठीक है। तो किन दो केसेस में आपको क्या कंफ्यूज करने के लिए, रीडर को कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या नहीं देना है? आपको नहीं बताना है कि कोई ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट का कोई जिक्र नहीं करना है, और आपने जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे थे ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, उनका कोई जिक्र नहीं देना है, अनलेस वो जो आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे थे वही आपने इस रिव्यू के लिए भी यूज करे हैं। ओके, इफ द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आर चेंज, अगर ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स कहीं भी चेंज होती है, तो ऑडिटर एंड मैनेजमेंट शैल एग्री एंड रिकॉर्ड द न्यू टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू कर देना, क्योंकि आपका एंगेजमेंट जो है वही चेंज हो गई, ठीक है। तो आपका रिश्ता था, आपका जो एग्रीमेंट हुआ था जिस बात पर, वही चेंज हो गया, तो आप नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करो। मैनेजमेंट ऑडिटर को इशू करेगा, ऑडिटर मैनेजमेंट को इशू करेगा, ठीक है। फॉर्मेट अपन ने डिस्कस करा था, अब वो फॉर्मेट में कुछ चेंजेस आएंगे क्योंकि मैनेजमेंट ने चेंज रिक्वेस्ट किया है। ओके, अंडरस्टैंडिंग क्या बोलती है? ओहो, अंडरस्टैंडिंग बोलती है, अगर ऑडिट एंगेजमेंट चेंज करके उसे ऑडिट की जगह लिमिटेड रिव्यू या फिर अदर रिलेटेड सर्विस में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना है कि क्या चेंज रीजनेबल है। अगर नहीं है तो इसका कोई मतलब रीजनेबल है या नहीं, और इसका कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस तो नहीं है, और ऑडिटर को नई रिपोर्ट नए असाइनमेंट के अकॉर्डिंग इशू करनी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि ऑडिटर को अभी भी ऑडिट के अकॉर्डिंग ही अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट में लिखना है, ऐसा नहीं है। अब नए असाइनमेंट जो भी ऑडिटर को चेंज कराया ऑडिट एंगेजमेंट, उस नए एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट इशू करनी है। और आइडेंटिफाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑडिटर को कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस है क्या नहीं है, या नहीं, इस चीज को आइडेंटिफाई करना है, इस चीज को डिटरमाइन करना है बिफोर एग्रीइंग टू द चेंज इन ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। तो दो केस अपन ने डिस्कस करे, सबसे पहला रीजनेबल जस्टिफिकेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उस केस में क्या करना है। दूसरा, नॉर्मल ऑडिट एंगेजमेंट से लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस पे जाना है, तो उस केस में क्या करना है, ऑडिटर को कंसिडर करना है या नहीं। तीसरा, recourse available to auditor in situation of non-agreement to a change in terms of audit engagement and lack of permission from management to continue original audit engagement, ठीक है। तो अपन ने बात करी थी कि ऑडिटर एक तो एग्री नहीं कर रहा है मैनेजमेंट की इस रिक्वेस्ट से, ऑडिटर बोल रहा है कि आई डो नॉट एग्री विद द चेंज, आपका रीजन जो है वो जस्टिफाइबल नहीं है, और आपका जो जस्टिफिकेशन है वो रीजनेबल नहीं है, ठीक है। तो मुझे आपकी बात सही नहीं लग रही है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता इस चेंज को, मैं इस ऑडिट एंगेजमेंट से लिमिटेड रिव्यू पे नहीं जा सकता, ठीक है। ऊपर के दोनों केसेस पे अगर ऑडिटर नहीं एक्सेप्ट करता है या फिर मैनेजमेंट भी नहीं मानता है, ठीक है, तो मैनेजमेंट, और फिर मैनेजमेंट परमिशन नहीं दे रहा है ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए कि आप ऑडिट ही करो, तो उस केस में ऑडिटर को क्या करना है। If auditor is unable to agree to the change of audit terms of audit engagement and is not permitted by management to continue the original audit engagement, then auditor shall withdraw from the audit engagement, withdraw कर लो audit engagement में, वो जो साइन करी थी पेपर को फाड़ के फेंक दो, जला दो उस पेपर को कि मैंने कोई आपका ऑडिट नहीं करना है, आपकी फर्म का, आपकी क्लाइंट आपके इसमें कुछ झोल है, इसलिए आप मुझसे ऑडिट नहीं करवाना चाह रहे हो, आप और कुछ कर रहे हो, या फिर आप और किसी ऑडिटर से ऑडिट करवाना चाह रहे हो जो कि आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, जो कि आपका कुछ पैसे एक्स्ट्रा लेके आपका सही से ऑडिट कर देगा, ठीक है।
आपके हिसाब से ऑडिट कर देगा, तो उस केस में ऑडिटर विड्रॉ कर लेगा अपनी एंगेजमेंट से, ऑडिटर एंगेज नहीं करेगा वेयर आर पॉसिबल अंडर अप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन। आपको लॉ एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए ही करना है जो कि आप एक्शन लो। एंड डिटरमाइन वेदर देयर इज एन ऑब्लिगेशन ईदर कॉन्ट्रेक्चुअल और अदरवाइज टू रिपोर्ट द सर्कमस्टेंसेस टू अदर पार्टीज सच एज दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस ओनर्स और रेगुलेटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जहां पर भी मैनेजमेंट ऑडिटर से बोलता है कि आप इस एंगेजमेंट को कंटिन्यू मत करो, ऑडिटर उन टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ऑडिटर को विड्रॉ कर लेना है अपनी एंगेजमेंट से, ऑडिटर को छोड़ देना है, मैं ऑडिट नहीं कर पाऊंगा। और ऑडिटर को डिटरमाइन करना है, ऑडिटर को सोचना है कि क्या मुझे ये जो मैं एक्सेप्ट जो एंगेजमेंट है उसको एक्सेप्ट नहीं करना हो, तो क्या मुझे इसके बारे में किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए क्या, ठीक है। तो उसको देखना है कि वेदर देयर इज ए कॉन्टेक्चुअल और अदरवाइज देयर इज एन ऑब्लिगेशन है क्या ऑडिटर की किसी को रिपोर्ट करने की, भले वो कंपनी का रेगुलेटर है, जैसे कोई स्टॉक ब्रोकर कंपनी है इन्फो एज करके, या फिर कोई भी मतलब स्टॉक ब्रोकर कंपनी है ऑटम इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, या कोई भी कंपनी है जो स्टॉक ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, जो कि सेबी रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब सेबी उसका रेगुलेटर हो गया, आप उस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, तो आपको आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सेबी को इन्फॉर्म करो, ये पता करो कि उस एंगेजमेंट लेटर में कहीं लिखा था कि अगर आप बाहर छोड़ देते हो, विड्रॉ कर लेते हो उस एंगेजमेंट से, तो आपको सेबी को इन्फॉर्म करना है कि अगर आपकी ऑब्लिगेशन बनती है तो आप सेबी को इन्फॉर्म करो, अगर कोई बैंक के ऑडिट से आप छोड़ रहे हो तो उसमें आरबीआई को इन्फॉर्म करो, ठीक है। क्योंकि जहां पर रेगुलेटर है वहां पर रेगुलेटर को इन्फॉर्म करो, जहां पर इंश्योरेंस कंपनी है तो एडा को इन्फॉर्म करो, आईआरडी है, ठीक है। और जहां पर कंपनी के शेयर होल्डर्स को आपको इन्फॉर्म करने की जिम्मेदारी, आपको सही लगता है कि आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, तो आप एक नोटिस इशू करो, आप एक लेटर इशू करो फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ द बबीता प्राइवेट लिमिटेड या जो भी कंपनी है, और उनको आप इन्फॉर्म करो कि आई एम विड्रॉइंग फ्रॉम दिस ऑडिट एंगेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट ने मुझे परमिशन नहीं दी इस ऑडिट को कंप्लीट शुरू करने के लिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बोलती है अगर ऑडिटर चेंज इन टर्म्स से एग्री नहीं होता है तो उसे विड्रॉ कर लेना चाहिए, और सोचना चाहिए, पता करना चाहिए कि क्या विड्रॉ करने पर उसको किसी को रिपोर्ट करना है क्या, कि उसकी ऑब्लिगेशन है क्या रिपोर्ट करने की, और अगर है तो उसको रिपोर्ट कर देना चाहिए उसके रेगुलेटर या फिर ओनर्स, कंपनी के ओनर्स या फिर कंपनी के शेयर होल्डर्स या जो भी लोग हैं उनको रिपोर्ट कर देना चाहिए, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे टर्म्स ऑफ ऑडिट, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड रिकरिंग ऑडिट्स, ठीक है। तो रिकरिंग ऑडिट्स क्या होता है, जब भी एक कंपनी ने एक ऑडिटर को लॉन्ग टर्म के लिए अपॉइंट किया हुआ है, 5 साल के लिए अपॉइंट किया हुआ है, तो उस केस में उस कंपनी के रिकरिंग ऑडिट्स होंगे, या फिर बैंक के कॉन्करेंट ऑडिट्स होते रहते हैं, हर क्वार्टर ऑडिट होगा, हर ईयर ऑडिट होगा, हर मंथ कुछ ऑडिट होगा, तो डिपेंड्स ऑन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो उस केस में अगर कहीं भी रिकरिंग ऑडिट्स होते हैं तो उस केस में क्या टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट होनी चाहिए, आप आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, ठीक है। तो सबसे पहला है, लेटर यूज कर लेते हैं, रिकरिंग ऑडिट इज एन ऑडिट विच इज परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर ओवर ईयर्स, ठीक है। वो रिकरिंग ऑडिट है, मतलब बार बार होगा। ऑन रिकरिंग ऑडिट्स ऑडिटर शैल असेस whether circumstances require, ऑडिटर को असेस करना है whether circumstances require the terms of audit engagement to be revised, ठीक है। तो ऑडिटर को 1 साल हो गया उस ऑडिट को करते हुए, अब उसे लगता है कि यार जो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट थी, उसने 4 क्वार्टर का ऑडिट किया 1 साल में, उसको उसके बाद उसको लगता है कि जो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट थी उसमें कुछ रिवीजन करना चाहिए, अपने को रिवाइज करना चाहिए उन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को, ठीक है। या फिर ऑडिटर को ऐसा लगता है वेदर देयर इज ए नीड टू रिमाइंड द एंटिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड एंगेजमेंट, ठीक है। तो जहां पर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि मुझे ऑडिटर को, मुझे एंटिटी को, मुझे मैनेजमेंट को, मुझे क्लाइंट को बताना चाहिए फिर से कि ये टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट थी, ये लेटर था, हर साल में उस मैनेजमेंट को, उस क्लाइंट को ये मेल कर दूंगा कि ये अपना ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है, मैं इसके अकॉर्डिंग फिर से ऑडिट करने वाला हूँ, ओके। तो क्या चीजें दो असेस करनी है, सबसे पहला कि क्या रिवाइज करने की जरूरत है क्या ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को, जो अपन ने एग्जांपल में डिस्कस किया था उस लेटर को, या फिर क्या मुझे ऑडिटर को ऑडिट मुझे या फिर यानी ऑडिटर को मैनेजमेंट को वापस से रिमाइंड करने की जरूरत है क्या कि क्या अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस थी ऑडिट की, ओके। ऑडिटर मे नॉट डिसाइड टू सेंड न्यू एंगेजमेंट लेटर और द रिटर्न एग्रीमेंट, जरूरी नहीं है कि उसको नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करना ही है, ठीक है, जरूरी नहीं है। हाउएवर फॉलोइंग फैक्टर्स मे बी अप्रोप्रिएट टू रिवाइज, ठीक है। फॉलोइंग फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं जो मेक इट अप्रोप्रिएट टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट और टू रिमाइंड द एंटिटी ऑफ एग्जिस्टिंग टर्म्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एग्जाम में आ सकती है। इसमें ये बोला है कि कुछ ऐसी सिचुएशन से, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जहां पर ऑडिटर को एक नया एंगेजमेंट लेटर इशू करने की जरूरत पड़ सके, या फिर उसको जो मैनेजमेंट है कंपनी का उसको रिमाइंड करने की जरूरत पड़ सके कि ये अपने टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुई थी पहले, तो वो क्या 8 कंडीशंस है, क्या 8 सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, या फिर क्या 8 फैक्टर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉलोइंग फैक्टर्स की बात हुई है तो अपन फैक्टर्स बोलेंगे। वो फैक्टर्स ऐसे हैं कि एनी इंडिकेशन दैट एंटिटी मिसअंडरस्टैंड्स द ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऑडिटर को ऐसा लगता है कि नहीं यार मैनेजमेंट कहीं भी
गलत समझ गया अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी ऑडिट की, ठीक है, या फिर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस रिवाइज हुई है, जो भी आप मैनेजमेंट ने बोला कि नहीं यार आप इस चीज को और कवर करो, ठीक है, मैनेजमेंट बोलता है कि अपना जो ऑडिट एंगेजमेंट डिसाइड हुआ था ना, तो ऑडिटर साहब, सीए साहब, अब इस चीज को कंसिडर करते हुए हमारे ऑडिट को करो, ठीक है, या फिर सीनियर मैनेजमेंट में कोई भी चेंज हुआ है, ठीक है, कंपनी है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे कंपनी में, एक गया दूसरा आया, ठीक है, फिर से 6 हो गए, या फिर एक गया 5 ही रह गए, या फिर एक नया आया 7 हो गए, सीनियर मैनेजमेंट में चेंज हुआ ना कंपनी में, तो उस केस में नया एंगेजमेंट लेटर इशू करो, ठीक है, या फिर उनको रिमाइंड करो कि ये अपनी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट थी। ए सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, मैनेजमेंट की शेयर होल्डिंग में कुछ चेंज आया, प्रमोटर पहले कोई और थे, अब कोई और एडिशन हो गया, ये प्रमोटर की जगह दूसरा प्रमोटर आ गया, प्रमोटर मतलब ओनर ऑफ द कंपनी, जिनके पास, जो कंपनी के शेयर होल्डर, मेजर शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास अपन मान सकते हैं कि जिनके पास मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डिंग है कंपनी की, 50%, 40%, डिपेंड करता है, ठीक है। ए सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर साइज ऑफ एंटिटीज बिजनेस, कंपनी के बिजनेस में कोई चेंज आ गया, पहले कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थी, अब कंपनी स्टील का धंधा शुरू कर दिया, ठीक है, पहले कंपनी 500 करोड़ की कंपनी थी, अब कंपनी जो है वो 800 करोड़ की कंपनी हो गई, 1000 करोड़ की कंपनी हो गई, तो अब उसके स्कोप में कुछ चेंज करना पड़ सकता है, तो उस केस में या तो नया एंगेजमेंट लेटर इशू करना पड़ेगा, या फिर कंपनी को रिमाइंड करो कि अपनी ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स ये थी, क्या आप इनसे अभी भी एग्री करते हो या नहीं, ठीक है। ए चेंज इन लीगल और लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ओके, कोई नया लॉ आया, ठीक है, कोई नया लॉ आया जो कंपनी में अप्लाई होगा, तो उस केस में ऑडिटर को उन चीजों को भी कंसिडर करते हुए ऑडिट करना पड़ेगा, ठीक है, तो ऑडिटर को, कंपनी को रिमाइंड करो। चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड, ओके, पहले कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गैप के, इंडियन गैप के अकॉर्डिंग, जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती थी, अब कंपनी का जो नेटवर्थ है वो 250 करोड़ से क्रॉस हो गई, या फिर कंपनी अब लिस्ट हो गई अपने स्टॉक, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, तो उस केस में कंपनी को अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन डेज के अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो वहां पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज हुआ, एंटिटी को रिमाइंड करो कि अब हम ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में नया रिवाइज इशू कर रहा हूँ। चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, कुछ भी अदर रिपोर्टिंग, अदर अदर पॉइंट है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा एक्सेट्रा जो बोलते हैं ना अपन, तो चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में कुछ भी चेंज आया, नया एंगेजमेंट लेटर इशू करो, या फिर रिमाइंड करो एंटिटी को कि अपने एंगेजमेंट लेटर टर्म्स में ये लिखा हुआ है, आप इनसे एग्री करते हो या नहीं, ओके। 8 चीजें अपने डिस्कस करी, इन 8 चीजों को याद करने के लिए आपके लिए एक छोटा सा कुछ तो ट्रिक एंड टिप बनाई है मैंने, हो सकता है आपको इससे याद रहे, ठीक है, तो क्या चीज बनाई मैंने, मैंने बनाया टू रिमेम्बर एक, ठीक है, तो अपन इसको समझते हैं कि एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। स्पेशल डील थी, कुछ स्पेशल डील थी जिसके रिगार्डिंग कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, आपने अपने मैनेजर से बात करी, फिर डील के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया, ठीक है, निमोनिक है, ये जो ऊपर हमने 8 पॉइंट डिस्कस करे ना, उसके लिए एक निमोनिक है, कि कुछ स्पेशल डील थी जिसके लिए आप स्पेशल डील थी, वहां पर आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आपने आपके मैनेजर से बात करी, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आपको कुछ चीज समझ नहीं आएगी, तो आप आपके मैनेजर के पास जाओगे, तो आपने आपके मैनेजर से बात करी, ठीक है, फिर डील के लिए आप दोनों ने मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाया, एक फ्रेमवर्क बनाया कि इस डील को ऐसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, उसके बाद जो डील ओनर है उसका अप्रूवल लिया आपने, ठीक है, ओनर का अप्रूवल लिया, फिर अदर लोगों से भी हेल्प लिया आपने, ठीक है, फिर डील कंप्लीट हुई ना, तो बिजनेस को फायदा हुआ और सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स भी मीट हो गई, ठीक है, तो क्या क्या, एक स्पेशल डील थी जिससे रिगार्डिंग कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैनेजमेंट के साथ आपने डिस्कस किया, ठीक है, मैनेजर के साथ आपने डिस्कस किया, आपने मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाया, ठीक है, ओनर से अप्रूवल लिया, दूसरों से भी हेल्प ली, अदर्स से भी हेल्प ली, डील कंप्लीट हो गई, तो बिजनेस को फायदा हुआ, और बिजनेस को फायदा हुआ और सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स भी मीट हो गई। स्पेशल, मिसअंडरस्टैंडिंग, मैनेजमेंट, फ्रेमवर्क, ओनर, अदर्स, बिजनेस और लीगल, सारे 8 वर्ड्स कवर हो गए। स्पेशल से क्या था, कोई भी स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन है क्या, वहां पर चेंज करना पड़ सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्या, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्या एंटिटी को स्कोप या फिर ऑब्जेक्टिव से रिगार्डिंग, ठीक है, तो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है आपके लिए, कलर चेंज, कलर ही अलग है उस चीज का, रेड कलर है, ठीक है, और कोई फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंज आया है क्या, ओनर, ठीक है, सिग्निफिकेंट ओनरशिप में चेंज आया है क्या, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में चेंज आया है क्या, ठीक है, बिजनेस की नेचर या फिर साइज में कुछ चेंज है क्या, या फिर कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट चेंज हुई है क्या, ओके, तो स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस, स्पेशल टर्म्स रिवाइज हुई है, मैनेजमेंट है, ओनरशिप है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बिजनेस में कुछ चेंज आया है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कुछ चेंज आया है, लीगली कुछ चेंज आया है, लीगल रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में चेंज आया है, या फिर अदर कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में चेंज आया है, ठीक है, निमोनिक बनाया है, याद कर लेना, याद करोगे तभी एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है, नहीं तो 8 पॉइंट की जगह 6 ही याद रहेंगे, 5 ही याद रहेंगे, इससे बढ़िया इस चीज को याद कर लो, उससे ऊपर वाली चीजें बहुत अच्छे से याद आ जाएगी।
अंडरस्टैंडिंग में मैंने लिखा है जब भी रिकरिंग ऑडिट होता है तो ऑडिटर को असेस करना है कि टर्म्स को रिवाइज करने की जरूरत है क्या, या फिर ओरिजिनल टर्म्स को ही मैनेजमेंट को रिमाइंड करने की जरूरत है क्या। ठीक है, अगर है तो रिमाइंड करो। ओके, चैप्टर खत्म। मस्ट टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग को डिस्कस करेंगे। चिराग एज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल ट्रेनिंग, ये मॉड्यूल से ही उठाया मैंने। एज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल ट्रेनिंग इज एन पार्ट ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट टीम conducting while conducting audit he has read somewhere that audit engagement letter issued by auditor to client also includes expected form and content of the auditor's report। ठीक है, एक्सपेक्टेड फॉर्म या फिर फॉर्मेट कंटेंट क्या क्या होगा ऑडिटर्स रिपोर्ट का वो इंक्लूड होना चाहिए ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में। ही वाज एट ए लॉस टू अंडरस्टैंड, उसको समझ ही नहीं आया कि वो मतलब ऑडिटर कैसे इंक्लूड करेगा फॉर्म एंड कंटेंट पहले से ही, मतलब ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं उससे पहले कैसे इंक्लूड करेगा फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो क्योंकि ऐसे 210 बोलता है तो इंक्लूड तो करना पड़ेगा। तो ये अपन ने ऊपर डिस्कस करा था एग्जांपल में कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में होती है कि हम बबीता प्राइवेट लिमिटेड के जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो शेयर होल्डर्स होंगे, जो मेंबर्स होंगे उस कंपनी के, उनको हम रिपोर्ट करेंगे। हम इस रिपोर्ट में ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं नहीं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो प्रोवाइड करेंगे। तो आप एक ब्रॉड व्यू प्रोवाइड करोगे, अपन ऊपर जाके देख लेते हैं। ब्रॉड व्यू प्रोवाइड करोगे, वी विल रिपोर्ट्स टू द मेंबर्स, वी विल गिव ओपिनियन। ठीक है, हम देखेंगे कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट कंप्लाई हुई है कि नहीं हुई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कैश फ्लो स्टेटमेंट सही व्यू दे रहे हैं या नहीं है। और आप देखोगे, आप ये भी स्टेटमेंट लिखोगे, कहीं भी फॉर्म एंड कंटेंट आपको चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लिखोगे। तो इसलिए जो समझ नहीं पा रहा है चिराग, क्योंकि वो आर्टिकलशिप में है, आप जब सीए बन जाओगे तो आप समझोगे कि आपको क्या चीज लिखनी है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में। ठीक है, फॉर्म एंड कंटेंट किस तरीके से देना है एंगेजमेंट लेटर में, अपन ने एग्जांपल में डिस्कस किया। ओके, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू। Management of an entity feels that it is not necessary for it to give in writing explicitly to the auditor that it understand its responsibility for preparation of financial statements in accordance with the applicable financial reporting framework. Discuss whether it is necessary for the management. Discuss whether it is necessary for the management to do so. In case management refuses, why should an auditor not accept proposed audit engagement? क्या बात है, मैनेजमेंट बोल रहा है मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो ये तो वही बात हो गई, सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा ना। ये तो वही बात हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मैं ही बनाऊं और मैं ही उनको ऑडिट कर दूं और मैं ही बोल दूं सब सही है। तो मैंने ही एग्जाम में आंसर लिखा, मैंने ही चेक कर लिया और पास, ऐसा नहीं होता है। मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट को बनाने पड़ेंगे। हाँ, पता है मुझे कि आपके आर्टिकलशिप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आप बनाते हो और ऑडिट रिपोर्ट भी आप ही बना देते हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। असली में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है। जब भी आप कोई लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करोगे तब आपको ये फील होगा, पता चलेगा। पर जब छोटी मोटी फर्म का ऑडिट करते हो तो जनरली वहां पर ऐसा ही होता है कि फर्म्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आप ही बनाते हो और ऑडिट भी आप ही कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने बोल दिया कि मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो उस केस में प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट एग्जिस्ट नहीं करती है। क्या बोलती थी प्री कंडीशन, अपन ऊपर जाके डिस्कस करते हैं। प्री कंडीशंस बोलती थी कि इफ ऑडिट ये इफ एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट इज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू अंडरस्टैंडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो बोलती थी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंटरनल कंट्रोल्स की जिम्मेदारी किसकी, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट नहीं दे पा रहा है तो प्री कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती है। ऑडिटर को क्या करना है, यहाँ पूछा है व्हाई शुड ऑडिटर नॉट एक्सेप्ट प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट। तो लिखना है कि क्योंकि प्री कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए 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 ऑडिटर को एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है। बताओ। ठीक है, तो ऐसे 210 पर ने डिस्कस करा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ये जो पूरा चैप्टर है ना एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, इसका वेटेज कितना आपको पता है? इसका वेटेज है 8 to 10 मार्क्स। तो में से 8 से 10 मार्क्स का इस चैप्टर में से आ सकता है, जिसमें से मैं बता रहा हूँ 5 मार्क्स का तो मिनिमम एक क्वेश्चन एथिक्स चैप्टर में से आपको देखने को मिल ही सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझो, चीजों को रटो, निमोनिक बनाए हैं उनसे चीजों को याद करो। उसके बाद आप बोल्ड वर्ड्स जो हैं, कीवर्ड्स हैं, उनको एग्जाम में लिख के आओ, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मुझे भी मिले थे, मुझे याद है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप चीजों को अप्लाई करो, एग्जाम में अच्छे से लिख के आओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को रिकमेंड करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको मेरी अगली वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।